हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप सबकी बायोलॉजी एजुकेटर सृष्टि मैम संकल्प के इस ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 12th का प्रैक्टिकल का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आप कैसे अपने प्रैक्टिकल्स में आप अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं और कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 12th के इस प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो हम आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस की अगर बात करें, तो आपका जो प्रैक्टिकल सिलेबस है बच्चों, उसमें उसमें 2 तरह से आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाता है। एक बार कोई एक्सटर्नल आते हैं एग्ज़ामिनर, उनके द्वारा, और एक इंटरनल लिया जाता है, आपके स्कूल में ही उसको लिया जाता है। तो जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लिया जाएगा बच्चों, जिसमें एग्ज़ामिनर आएँगे, आपसे वाइवा पूछेंगे, उसके लिए आपको स्लाइड बनानी पड़ेगी जो 5 मार्क्स का होगा। आपको स्पॉटिंग मिलेगी करने के लिए, जो 6 मार्क्स के होंगे आपके। और आपका जो फाइल है, आपका जो वाइवा है, आपने जो भी चार्ट्स बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो सब को 2-2 मार्क्स के हिसाब से टोटल 4 मार्क्स आपको उसके लिए दिए जाते हैं। तो एक्सटर्नल एग्जाम के लिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगी आप लोगों को बच्चों कि आप जो स्लाइड बनाएँ वो प्रॉपर बनाएँ। स्लाइड बनाना आप लोगों को आना चाहिए और प्रोसीजर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या प्रोसीजर है, कैसे आपने स्लाइड्स बनाई है। दूसरा, आपको स्पॉटिंग जो दी जाती है बच्चों, स्पॉटिंग पे फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आप स्पॉटिंग को पहचान लेते हो, उससे रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन को लिख लेते हो, उसके कुछ कैरेक्टर्स लिख लेते हो, तो आपको स्पॉटिंग पे पूरे मार्क्स दिए जाते हैं, अगर आपने आइडेंटिफिकेशन भी सही किया है तो। क्योंकि स्पॉटिंग में आपको दिए जाते हैं कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ मॉडल्स भी, जिनके नाम आपको दिखाए नहीं जाते हैं और आपको उन्हें पहचानना होता है कि वो क्या है। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक स्पॉटिंग लिया स्टार फिश और उसके नाम को हमने नहीं दिखाया, छिपा दिया है, तो उसमें आपको लिखना होगा स्टार फिश का नाम, वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, उसका क्या क्या कैरेक्टर्स है, और आप स्पॉटिंग में आपको डायग्राम भी बनाना होता है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं बच्चों स्पॉटिंग। तीसरी हम बात करें, जो आपका फाइल होता है, तो आपका फाइल कंप्लीट होना चाहिए, वो चेक्ड होना चाहिए। आप अपने फाइल में ब्लंडर ना करें। जो चीज आपने साल भर की हुई है उसको उसी को फाइल में लिखा जाता है, इसलिए उसको हम कहते हैं सत्रीय कार्य। मौखिकी के लिए आप कोई एक अलग से चार्ट पेपर बना सकते हैं, अपना कोई स्पेशल टॉपिक जो आपको कंफर्म है, आप उसमें खुद को अगर मास्टर समझते हैं, अगर आपको लगता है कि आप वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे, तो उसको आपको प्रेज़ेंट करना चाहिए इस वाइवा के दौरान। तो हम बात करते हैं बच्चों, अब इंटरनल प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं? तो इंटरनल प्रैक्टिकल्स बच्चों आपके स्कूल में ही लिए जाते हैं। आपके टीचर्स आपसे ये प्रैक्टिकल लेंगे, जिन्होंने आपको ये प्रैक्टिकल कराया है, जिन्होंने आपको प्रैक्टिकल कराया, आपको पढ़ाया है, वो सारे लोग मिलके आपसे ये इंटरनल प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लेते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, आपको एक मेजर एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, जिसको आपको करना होता है। आपको एक कॉपी भी दी जाती है, उसमें आपको सारे उस एक्सपेरिमेंट का प्रोटोकॉल सब कुछ लिखना होता है कि कैसे आपने उस प्रयोग को किया है, कैसे आपने उसको रिज़ल्ट निकाला, आपने माइक्रोस्कोप में क्या देखा और जिसको आपने अपने कॉपी में लिखा है। तो ये आपका दीर्घ प्रयोग होता है बच्चों। बच्चों, जो 5 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके सिलेबस के अनुसार कौन-कौन से प्रयोग हैं, उसके बेसिस पे प्रयोग संख्या 1, 4, 5 और 6 को किसी भी स्कूल में दीर्घ प्रयोग एज़ अ मेजर एक्सपेरिमेंट के रूप में आपको दिया जा सकता है। जिसमें बच्चों आपका है क्वाड्रेट विधि के द्वारा पादप के घनत्व का अध्ययन, आवृत्ति का अध्ययन, और सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है, वो है अनियन रूट टिप में माइटोसिस की स्टडी, समसूत्री विभाजन का अध्ययन करना प्याज के मूलांगों में। तो ये आपका प्रैक्टिकल है बच्चों। एक लघु प्रयोग में आपको दी जा सकती है, एक लघु प्रयोग भी आपको दी जाती है, जो 4 मार्क्स के होते हैं। इसमें बच्चों आपको कोई भी ब्लास्टुला का परमानेंट स्लाइड्स या इमैस्कुलेशन, बंधीकरण, या कोई भी पॉलिनेशन, या जलीय और या स्थलीय अनुकूलन जो पादपों में होता है, ये सारे प्रैक्टिकल्स ये लघु प्रयोग में दिए जा सकते हैं आपको। नेक्स्ट बात करें तो इसमें भी आपका प्रोजेक्ट कार्य और मौखिकी होता है, जो 4 मार्क्स का होता है, जिसमें आपसे वाइवा लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो-जो चीज़ें की हैं वो क्या है, ठीक है?
तो अब हम बात करते हैं, हम आते हैं आपके मेजर प्रोजेक्ट को लेके या मेजर प्रैक्टिकल को लेके, जो इसमें बच्चों आपका जो सबसे पहला वाला प्रैक्टिकल है वो है ये स्टडी ऑफ माइटोसिस। स्टडी ऑफ माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स, ये आपका पहला मेजर प्रैक्टिकल है जो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में दिया जाना चाहिए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों प्याज की जड़ों के अग्र भाग में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करना। दूसरा जो प्रयोग है जो दीर्घ प्रयोग में ही देना जाना चाहिए, नहीं तो कभी कभी लघु प्रयोग में भी दिया जा सकता है इस प्रयोग को। ये दोनों प्रयोग है बच्चों, क्वाड्रेट विधि द्वारा पौधों की जनसंख्या आवृत्ति आवृत्ति का अध्ययन करना। आवृत्ति भी दे सकते हैं आपको, घनत्व भी दे सकते हैं, ठीक है, ये दोनों आपको बच्चों दिया जा सकता है, ये दोनों में से कोई एक। तो इंग्लिश में बोले तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं, स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड और स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड। मतलब आपको क्वाड्रेट मेथड क्या होता है बच्चों वो आना चाहिए, क्वाड्रेट मेथड के द्वारा कैसे आप किसी फील्ड में किसी एरिया में किसी भी प्लांट की डेंसिटी को और फ्रीक्वेंसी को आप निकाल सकते हैं, ये दोनों भी आपको आना चाहिए अगर आपको ये प्रैक्टिकल दिया जाएगा तो चलिए बच्चों हम पहला प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं, ये वाला स्टडी ऑफ माइटोसिस इन अनियन रूट टिप, कि आप अनियन में कैसे माइटोसिस की स्टडी करेंगे बच्चों। तो अनियन में माइटोसिस की स्टडी करने से पहले आपको अनियन में रूट को ग्रो कराना पड़ेगा, ये पहला सबसे पहला स्टेप होगा आपको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले। आप बच्चों ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे अनियन में रूट टिप को ग्रो कराएंगे, तो अगर उसकी हम बात करें तो बच्चों उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, एक प्याज लेना होगा, एक अनियन लेना होगा, ठीक है, ये एक अनियन है, उसके ये जहां से इसका रूट निकलता है राइज होता है, उसको ब्लेड से थोड़ा आपको छील लेना होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप उसको साफ कर लीजिए, ताकि आप जब उसको रखें पानी से भरे बॉटल में तो कुछ दिन में उसमें रूट ग्रो कर जाए। तो बच्चों इस वाले रीजन को आपको पहले ब्लेड से, कोई भी शार्प ब्लेड से आपको थोड़ा सा खुरच लेना है, थोड़ा सा उसका जो सरफेस है उसे क्लीन कर लेना है। फिर क्या करना है आपको बच्चों, एक जार लेना है या एक कोई ग्लास लेना है जिसमें आपको पानी फिल कर देना है, वाटर फिल कर देना है, और इस अनियन को इस पे ऐसा ऐसे अपोजिट रख देना है कुछ दिन के लिए, 2 to 3 डेज के लिए इसको रख देना है। 2 to 3 डेज में बच्चों आप देखेंगे कि इसमें धीरे धीरे रूट ग्रो कर गई है, धीरे धीरे बच्चों इसमें रूट ग्रो कर जाती है। इसी रूट को आपको कट करना है, इसी रूट को बच्चों आपको कट कर लेना है। और कट करने के बाद ये रूट टिप में जो डिवीजन है वो डिवीजन उसी स्टेज में रुका रहे, इसके लिए इस रूट टिप को आपको किसी ऐसे केमिकल में या किसी ऐसे प्रिजर्वेटिव में रखना पड़ेगा। इसको उसी स्टेज में बनाए रखने के लिए हम लोग फिक्सेटिव यूज करते हैं बच्चों, और फिक्सेटिव में ही इस अनियन रूट टिप को डाल देते हैं। तो देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। अभी जो आपका ये अनियन रूट टिप वाला एक्सपेरिमेंट पूरा है, उसके लिए आपको जो जो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है उसमें जो आप प्रिपेयर करते हैं अपने से बनाते हैं, उसमें 2 चीज है, एक है 1 नॉर्मल HCl, एक है फिक्सेटिव, ठीक है, 1 नॉर्मल HCl है बच्चों, एक है फिक्सेटिव। तो 1 नॉर्मल HCl बच्चों आप कैसे बनाएंगे, 1 नॉर्मल HCl बनाने के लिए आपको पहले अपना HCl वाला बॉटल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बॉटल आपको देखना है कि वो कितने नॉर्मेलिटी का है। अगर आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बॉटल पे लिखा है 37, मान लो हमारे पास ये HCl की कोई बॉटल है और उस पे उसकी नॉर्मेलिटी लिखी हुई है 37, तो अब इसी नॉर्मेलिटी से हम बनाएंगे 1 नॉर्मल HCl का सॉल्यूशन। कैसे बनाएंगे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोग केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला जानते हैं, N1V1 इक्वल टू N2V2। ये फॉर्मूला बच्चों आप सभी लोग अपने केमिस्ट्री के सिलेबस में पढ़े होंगे। हमारे पास जो सॉल्यूशन है बच्चों HCl का, उसकी नॉर्मेलिटी हमें पता है कि उसकी नॉर्मेलिटी है 37 नॉर्मलिटी का वो सॉल्यूशन, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास है।
अब बच्चों अगर आप 50 ml 1 नॉर्मल HCl बनाना चाहते हैं, कितना ml? 50 ml। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, आप 50 ml 1 नॉर्मल HCl का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे बच्चों? तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूशन की अगर हमें नॉर्मेलिटी बनानी है और निकालनी है तो कैसे करेंगे? हमें इस n, ये जो n नॉर्मल HCl 37 नॉर्मल HCl का सॉल्यूशन है, इसका कितना वॉल्यूम लें, यानी n नॉर्मल HCl का कितना वॉल्यूम, कितना V1 हम लें कि हमें V2 हमारे पास कितना बनाना है? 50 ml। हमें 50 ml का 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाए। फिर से मैं रिपीट करती हूँ बच्चों, हमारे पास ये फॉर्मूला है N1V1। N1 हमारे पास है 37 नॉर्मेलिटी, जो हमारे पास HCl सॉल्यूशन है। 37 नॉर्मेलिटी का कितना वॉल्यूम लें, यही हमें कैलकुलेट करना है, V1 कैलकुलेट करना है। 37 नॉर्मल HCl का हम बच्चों कितना वॉल्यूम लें कि हमें 1 नॉर्मल HCl, ये हमें पता है 1 नॉर्मल HCl का हमें बनाना है, 1 नॉर्मल HCl 50 ml में बन जाए, 50 ml के लिए हमें बनाना है। तो हम रख देंगे बच्चों N1 की जगह 37, चूंकि हमारे पास है, हमें पता है हमें n नॉर्मल HCl 37 नॉर्मल HCl से कितना वॉल्यूम लेना है वो हमें नहीं पता है, क्योंकि उसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 37 इंटू V1। फिर क्या करेंगे? 1 नॉर्मल HCl का सॉल्यूशन बनाना है, तो हम लिखे 1 इंटू 50। इसको कैलकुलेट कर लोगे बच्चों आप, 37 V1 इक्वल टू 50, 37 आ जाएगा नीचे, तो V1 इक्वल टू 50 बाई 37, आपका आ गया बच्चों 1.35। यानी आपके पास जो ये N37 का HCl है, इससे आपको 1.35 HCl लेना है। किसके लिए लेना है? अगर आपको 1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन 50 ml के लिए बनाना है। तो अब बच्चों बताओ, अगर 50 ml में तुम 1.35 HCl डाल दिए तो कितना डिस्टिल वाटर डालोगे? कैसे पता चलेगा? तो 50 से 1.35 को माइनस कर दोगे, जितना आएगा उतना आपका होगा बच्चों डिस्टिल वाटर। तो ये आएगा 48.65 ml। 48.65 ml डिस्टिल वाटर डाल दोगे आप, तो ये जो बनेगा आपका, ये बन जाएगा 1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। ओके, मतलब 1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपके पास जो 37 नॉर्मल HCl है, उससे आपको 1.35 HCl लेना होगा और उसी में 48.65 ml डिस्टिल वाटर डाल देना होगा। आपका बन जाएगा 1 नॉर्मल का HCl सॉल्यूशन। इसको बना के आप रख दो। अब दूसरा, अनियन रूट टिप की स्टडी के लिए हमें जो चीज जरूरी है, जो चीज हमें बनाना है, वो है बच्चों फिक्सेटिव। फिक्सेटिव कैसे बनाएंगे हम? तो चलिए उसकी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं फिक्सेटिव ही क्यों, वाई फिक्सेटिव। फिक्सेटिव क्यों हम यूज कर रहे हैं? तो बच्चों हम बता रहे हैं आपको, फिक्सेटिव का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी अनियन रूट टिप में जो डिवीजन हुआ है, अनियन रूट टिप में बच्चों जो डिवीजन हुआ है, वो डिवीजन उसी स्टेज में प्रिजर्व हो जाए, फिक्स हो जाए, इसीलिए हम फिक्सेटिव का यूज करते हैं। फिक्सेटिव होता क्या है बच्चों? कौन सी दो चीज फिक्सेटिव में पाई जाती है? तो आप बोलोगे कि दो चीज जो फिक्सेटिव में पाई जाती है, एक होता है एथनॉल, दूसरा होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगर हम एथनॉल और ग्लेशियल एसिटिक एसिड को 3:1 के रेशियो में 3:1 के रेशियो में हम मिला दें, तो बच्चों हमारा जो बनेगा वो फिक्सेटिव बन जाएगा। क्लियर? तब हम आगे कर चलते हैं, कैसे हम बनाएंगे बच्चों इसको। तो देखो कैसे हम फिक्सेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल लेंगे। इथेनॉल का कितना वॉल्यूम हम लें? तो बच्चों इथेनॉल का कितना पार्ट लिया जा रहा है? 3 पार्ट। अगर हम 3 और 1 को 3 और 1 को ऐड करें तो हो गया 4। टोटल मान लो हमारा 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से 3 पार्ट हम इथेनॉल ले रहे हैं, 1 पार्ट हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले रहे हैं और हमें 50 ml के लिए बनाना है। मान लो हम लोग जो ये फिक्सेटिव बना रहे हैं वो 50 ml का बना रहे हैं। तो चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर 50 ml 50 ml के लिए बच्चों करोगे क्या तुम?
हमें वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट करना है कि इथेनॉल का कितना वॉल्यूम हम लें, इथेनॉल कितना लें। तो इथेनॉल का 3 पार्ट ले रहे हैं बच्चों, टोटल 4 पार्ट में से। तो देखो 50 ml के लिए बना रहे हैं हम, तो 50 ml यहाँ लिखेंगे। इथेनॉल का 3 पार्ट हमें लेना है, टोटल हमारे पास है 4 पार्ट। इथेनॉल का 3 पार्ट, टोटल 4 पार्ट को हम कैलकुलेट कर लेंगे, आएगा हमारा 150/4। कैलकुलेट करने पे आप देखोगे तो आएगा 37.5, यानी 50 ml में आपको 37.5 एथेनॉल डालना है। कितना आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालोगे हम उसकी बात कर ले, तो 37 50 में से 37.5 आप माइनस कर दोगे, 50 में से 37.5 माइनस कर दोगे, 50 में से 37.5 माइनस कर दोगे, तो आएगा बच्चों 12.5। ठीक है, आएगा 12.5। 12.5 डाल देना है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। यानी कि अगर आपको 3:1 का रेशियो का 50 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड और एथेनॉल का फिक्सेटिव बनाना है, आप डालोगे 37.5 एथेनॉल प्लस 12.5 ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो बच्चों ये बन गया आपका फिक्सेटिव। ठीक है, अब आपने एसिल बना लिया, फिक्सेटिव बना लिया। अब चलिए हम बात करते हैं कि कैसे अब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, कैसे ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अनियन रूट टिप लेंगे। कहाँ से लेंगे? जो हमने ग्रो कराया था, जो हमने अनियन रूट टिप ग्रो कराया था। यानी अनियन रूट को जो हमने ग्रो कराया था, अनियन का रूट या हम मुझे मिल गया था। कैसे मिला था? पानी के बॉटल में हमने अनियन को थोड़ा सा छील के उसको साफ करके रख दिया था। 2 से 3 दिन में हमारे रूट ग्रो कर गए थे, हमारे जड़ ग्रो कर गए थे। वाई ओनली टिप में ही माइटोसिस स्टडी देखते हैं। तो बच्चों आप पढ़ोगे कि टिप पे, जो भी अनियन रूट टिप का टिप होट वाला रीजन होता है, वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है। ठीक है, विभिज्योतक उतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कार्य होता है कंटिन्यूअस डिवाइड करना, डिवीजन की कैपेसिटी होती है बच्चों उसमें। इसलिए हम अनियन रूट टिप को लेते हैं माइटोसिस की स्टडी के लिए। तो चलो हम करेंगे क्या, हम पहले इसको कट कर लेंगे रूट को। कट करने के बाद हम इसको फिक्सेटिव में, जो अभी हमने फिक्सेटिव बनाया था बच्चों, किस चीज का बनाया था? इथेनॉल और ग्लेशियल एसिटिक एसिड का, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। जो हमने इथेनॉल और ग्लेशियल एसिटिक एसिड का फिक्सेटिव बच्चों बनाया था, उसमें हम इस रूट को 24 आवर के लिए रख देंगे। 24 आवर के लिए इसलिए रख देंगे ताकि वो इस रेंज में फिक्स हो जाए। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट डे, जिस दिन हमको ये एक्सपेरिमेंट करना है या उसके एक दिन पहले, उसको ट्रांसफर कर देंगे बच्चों 70% एथेनॉल में। इसमें 70% एथेनॉल में। कैसे बनाएंगे हम 70% एथेनॉल? तो जो एथेनॉल की बोतल आती है बच्चों, वो एब्सोल्यूट एथेनॉल होता है, वो होता है एब्सोल्यूट एथेनॉल। मतलब इसको हम मान सकते हैं कि ये 100% एथेनॉल है। इससे हमें 70% इथेनॉल बनाना है, तो इसमें से हम 70 ml ले लेंगे इथेनॉल, और बाकी जो बचा 30 ml ले लेंगे हम डिस्टिल वाटर। 30 ml ले लेंगे हम डिस्टिल वाटर, तो हमारा बन जाएगा 70%, 70% इथेनॉल। अब इस इथेनॉल में हम इस अनियन रूट टिप को कर देंगे ट्रांसफर। ट्रांसफर करने के बाद क्या करेंगे बच्चों? तो ट्रांसफर करने के बाद हम फिर जिस दिन हमें एक्सपेरिमेंट करना है, उस दिन हम सबसे पहले लेंगे वॉच ग्लास। ग्लास का होता है, वो प्लेट टाइप का होता है, छोटा सा होता है, बहुत सुंदर सा लगता है। तो हम ले लेंगे वॉच ग्लास। उस वॉच ग्लास में हम डालेंगे 1 नॉर्मल NaCl की कुछ बूंदें। 1 नॉर्मल HCl की बच्चों इसमें डालेंगे हम कुछ बूंदें। जैसे ही हम 1 नॉर्मल HCl की कुछ बूंदे इसमें डालेंगे, इसी में अनियन रूट टिप को हम, अनियन रूट टिप को भी कट करके डाल देंगे। यानी 1 नॉर्मल HCl का कुछ बूंद और अनियन रूट टिप को हम इसमें डाल देंगे। इसमें डाल देने के बाद हम करेंगे स्प्लिट लैंप पे इसको हीट गर्म करेंगे।
स्प्रिट लैंप पे हम इसको करेंगे हीट। स्प्रिट लैंप पे हमको हीट करेंगे हम। स्प्रिट लैंप पे हीट करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे 1 ड्रॉप ऑफ एसिटोकार्बेन स्टेन। कब तक हीट करेंगे? जब तक इसके सेल्स सेपरेट ना हो जाए। 1 नॉर्मल सेल में इसीलिए हम हीट कराते हैं ताकि इसके जो सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाए। फिर हम स्टेन डालें तो उसके हर सेल्स में स्टेन प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो, प्रॉपरली स्टेन हो हर सेल्स उसका। ठीक है, तो हम फिर डालेंगे उसमें कुछ एसिटोकार्बेन की बूंदे, कुछ क्या, 1 ड्रॉप ऑफ एसिटोकार्बेन स्टेन को हम डालेंगे उसमें। फिर उसको 5 से 10 मिनट तक फिर से स्पिरिट लैंप पे गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म इसलिए करेंगे ताकि वो स्टेन है जो वो सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाए प्रॉपरली। इसीलिए हम स्टेन डाल के भी 5 से 10 मिनट तक उसको गर्म करेंगे। ये प्रोसेस बच्चों हम कई बार रिपीट करेंगे, क्योंकि अगर मान लो फर्स्ट टाइम में हमारे सेल्स अच्छे से सेपरेट नहीं हुए, कई बार करके इसको देखेंगे ताकि हमारे जो स्लाइड्स हो वो सुंदर बने, प्रॉपर बने और हमारे माइक्रोस्कोप में हमको दिखाई दें, प्रॉपरली स्टेजेस मुझे दिखाई दें। तो इसको प्रोसेस को हम कई बार रिपीट करेंगे बच्चों। फिर उसके बाद एक हम ग्लास स्लाइड लेंगे। ग्लास स्लाइड पे यही जो अनियन का रूट टिप था, ये टिप वाला रीजन था, टिप को हम यहाँ रख देंगे। इसके ऊपर 1 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन डालेंगे। फिर इसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे। अब ये हमारा स्लाइड, इसको ऐसे ही नहीं ले जाएंगे माइक्रोस्कोप पे देखने। अब इस स्लाइड को करेंगे हम टैप। कैसे करेंगे टैप? तो उसमें पहले हम एक ब्लॉटिंग पेपर आता है वो, उसको रैप कर देंगे इस स्लाइड के ऊपर हम बच्चों। फिर इस स्लाइड के ऊपर, ये जो स्लाइड है हमारा कवर स्लिप के साथ, इस स्लाइड के ऊपर हम ब्लॉटिंग पेपर से कवर कर देंगे इसको। ब्लॉटिंग पेपर से कवर करने के बाद इसको टैपर लेके ऐसे स्लाइड पे टैप करेंगे। ठीक है, टैपर लेके हम टैप करेंगे। टैप इसलिए भी करेंगे ताकि हमारा सेल्स है वो भी अच्छे से टैप हो जाए, स्प्रेड हो जाए। और दूसरा जो एक्सेस स्टेन चला गया होगा हमारी अनियन रूट टिप में, वो भी ब्लॉटिंग पेपर से एब्जॉर्ब हो जाए ताकि एक्सेस स्टेन रिमूव हो जाए। इसके लिए हम करेंगे टैप। टैपिंग के बाद हम करेंगे इसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। अब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चों ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करके देखेंगे हम कि इसमें ये माइक्रोस्कोप के अंदर कौन कौन से स्टेजेस हमको दिख रहे हैं। आप बच्चे जानते हैं कि अगर आप माइटोसिस पढ़ेंगे तो माइटोसिस में होता क्या है, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल्स बनाती है, दोनों में क्रोमोसोम नंबर इक्वल होता है, इसीलिए हम इसको समसूत्री, सम मतलब समान, समसूत्री विभाजन भी कह रहे हैं। ये हमेशा सोमैटिक सेल्स में होता है, ग्रोइंग रीजन में होता है, कभी भी रिप्रोडक्टिव सेल्स में माइटोसिस नहीं होगा। और माइटोसिस के स्टेजेस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस के जो स्टेजेस होते हैं बच्चों, वो बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं माइटोसिस के। एक होते हैं प्रोफेज, एक होते हैं मेटाफेज, एक होते हैं एनाफेज, एक होता है टीलोफेज। ये बेसिकली 4 फेज ही आपको देखने को मिलेंगे। प्रोफेज में आप क्या देखेंगे, तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब होने लगता है। तो ये चीज आपको दिखेगी प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में सारे जो क्रोमोसोम्स हैं अलाइन हो जाते हैं एट इक्वेटर। कहाँ पे अलाइन हो जाते हैं, इक्वेटर पे, यानी सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि किस स्टेज में, इन चारों में से किस स्टेज में हम क्रोमोसोम के नंबर को काउंट कर सकते हैं बच्चों, तो हम मेटाफेज स्टेज में किसी भी क्रोमोसोम में कितने, किसी भी सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसके नंबर को हम काउंट कर सकते हैं मेटाफेज स्टेज में। फिर हम बात करते हैं एनाफेज में। तो एनाफेज में सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। और टीलोफेज में फिर से 2 सेल्स सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट इनटू 2 सेल्स। तो हम आगे स्ट्रक्चर की बात करें कि कैसा होता है। तो प्रोफेज में बच्चों, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएंगे, क्रोमोसोम क्रोमेटिक थ्रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें गायब होने लगेंगी।
बीटा फेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बस हम थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं आपको जानने के लिए, लेकिन आपको ये पढ़ना होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए आप इसकी पूरी पूरी थियरी पढ़ लीजिएगा। क्रोमोजोम इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में क्या होता है, ये जो दोनों क्रोमोजोम है जो इक्वेटर पे यहाँ अलाइन हुए थे, ये दोनों बच्चों आपस में ऐसे सेपरेट होने लगते हैं। ठीक है, ये मतलब इधर चला जाता है एक क्रोमेटिड इधर चला जाता है। तो देखो होता क्या है इसमें, अगर एक क्रोमेटिड इधर चला गया, एक क्रोमेटिड इधर चला गया, तो देखो क्या होगा, क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह वी शेप्ड के हमें दिखाई देंगे। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में फिर से क्रोमोसोम्स के चूंकि दो अलग अलग पोल पे चले गए, तो ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, और फाइनली दो सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक सेल से दो सेल्स माइटोसिस में बन जाता है। ठीक है, ये चीज आपको देखना है। तो ये पूरा आपका स्टेज ऑफ माइटोसिस है। अब हम दूसरे प्रैक्टिकल की बात करें जो आपको पढ़ना है बच्चों, तो वो है फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी की स्टडी। फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी की स्टडी क्वाड्रेट मेथड से। तो बच्चों देखो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए किसी भी एरिया में पादप की आवृत्ति निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एन बाई क्यू। ठीक है, यहाँ पे जो एन ले रहे हो बच्चों, वहां के लिए लोगे कि कुल चतुष्को क्वाड्रेट की संख्या जिसमें पादप पाए गए। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है उसमें देखोगे कि किस क्वाड्रेट में वो प्लांट प्रेजेंट थे या प्रेजेंट नहीं थे, सिर्फ आपको ये देखना है किस क्वाड्रेट में, जब आपने क्वाड्रेट फेंका तो किस क्वाड्रेट में वो प्लांट प्रेजेंट थे, किस क्वाड्रेट में वो प्लांट प्रेजेंट नहीं थे, ऐसे आपको देखना है। और कितनी बार आपने क्वाड्रेट फेंका, अध्ययन किए गए चतुर्थों की संख्या। तो बच्चों हम फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम जो करते हैं काम, उसकी हम बात करें तो क्वाड्रेट क्या होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेट एक ऐसा स्क्वायर टाइप का फ्रेम होता है लकड़ी का जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी। ठीक है, चारों भुजाएं समान होंगी, इसी को हम कहते हैं बच्चों क्वाड्रेट। ये हम कोई लकड़ी का ऐसा फ्रेम भी ले सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या हम कील और धागे से ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड रीजन में क्वाड्रेट को बना सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा सा फील्ड है। ठीक है, बहुत बड़ा सा ये फील्ड है। इस फील्ड में प्लांट की कितनी फ्रिक्वेंसी पाई जाएगी ये आपको स्टडी करना है। इस फील्ड में प्लांट की कितनी फ्रिक्वेंसी पाई जाएगी। मान लो आप जो प्लांट स्पीसीज की स्टडी कर रहे हो वो प्लांट स्पीसीज ए बी सी डी है। मान लो ये चार टाइप के प्लांट्स है जिस प्लांट की तुम स्टडी कर रहे हो। कोई है ऑसिमम, कोई है एमेरेंथस, कोई है कैरेट ग्रास, मान लो ये चार प्लांट हैं जिनकी स्टडी तुम्हें इस फील्ड में करनी है। इस चार फोर प्लांट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस फील्ड में। ठीक है, तो हम क्वाड्रेट मेथड्स के द्वारा फील्ड में फ्रीक्वेंसी की स्टडी कर रहे हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले बच्चों इस क्वाड्रेट को हम इस फील्ड में फेंकेंगे। कितने बार फेंकें, ठीक है, और फेंकेंगे भी तो रैंडमली फेंकेंगे, मतलब एक बार हम जहां इसे फेंक दिए वहां पे दोबारा हम नहीं फेंकेंगे। तो मान लो इस क्वाड्रेट को तुम यहाँ खड़े हो, इस क्वाड्रेट को घुमा के फेंके और यहाँ ये क्वाड्रेट आया, तो तुमने ये क्वाड्रेट फर्स्ट टाइम फेंका। कितने बार फेंका तुमने ये क्वाड्रेट, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में ए पाए गए, बी पाए गए, सी पाए गए, डी पाए गए, चारों पाए गए। ठीक है, अब तुमने यहां से क्वाड्रेट उठा के यहाँ पे फेंका, तो दूसरे बार फेंका, इसमें ए पाए गए, बी नहीं पाए गए तो नहीं लिखो, सी नहीं पाए गए नहीं लिखा, डी पाए गए। अब तुमने इसी क्वाड्रेट को इसी फील्ड में यहाँ फेंका, तीन बार फेंका,
यहाँ फेंका, यहाँ फेंका। इसमें पाए गए सी डी ए, इसमें पाए गए डी सी ए, इसमें पाए गए बी सी ए। ठीक है, तो अब तुम एक अवलोकन सारणी बनाओगे। यहाँ पे लिखोगे संख्या, क्रम संख्या, क्रम संख्या मान लो 1 2 3 4। यहाँ लिखोगे पादप प्रजाति, कौन कौन सी पादप प्रजाति यहाँ पाई जा रही है, प्लांट स्पीसीज, जो जो प्लांट स्पीसीज यहाँ पाई गई। यहाँ पे लिखोगे पादप प्रजाति या क्वाड्रेट जिसमें पादप प्रजाति पाई गई। यहाँ टोटल क्वाड्रेट, कितने बार तुमने क्वाड्रेट फेंका, कितने बार तुमने चतुर्थक फेंका। और यहाँ पे तुम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लोगे, फ्रीक्वेंसी को, यहाँ फ्रीक्वेंसी परसेंट को। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर तुमने 4 प्रकार के पादप प्रजाति का अध्ययन किया तो यहाँ लिख दोगे ए बी सी डी। 4 प्रकार के पादप प्रजाति अध्ययन किए तुमने। कितने बार क्वाड्रेट फेंका था इस फील्ड में, तो वहां पे लिखोगे 1 2 3 4 5, 5 बार क्वाड्रेट तुमने फेंका था। तो इस देखो, हम पिछले बार देखते हैं। एक बार तुमने क्वाड्रेट जब फेंका, जब तुमने पहली बार क्वाड्रेट फेंका तो इसमें ए बी सी डी चारों पाए गए। तो पहली बार जब तुमने क्वाड्रेट फेंका, पहली बार जब तुमने क्वाड्रेट फेंका तो ए भी पाए गए, बी भी पाए गए, सी भी पाए गए, डी भी पाए गए। दूसरी बार जब तुमने क्वाड्रेट फेंका तो ए और डी पाए गए। तो दूसरी बार जब तुमने क्वाड्रेट फेंका बच्चों, तो यहाँ लिखोगे दूसरी बार क्वाड्रेट फेंका तो ए पाए गए और डी पाए गए, बी और सी नहीं पाए गए। ठीक है, फिर तीसरी बार जब तुमने क्वाड्रेट फेंका तो डी सी ए पाए गए। देखो डी सी ए, तो तीसरी बार जब तुमने क्वाड्रेट फेंका डी पाए गए, डी पाए गए, सी पाए गए, डी सी ए पाए गए, बी नहीं पाए गया। ठीक है, चौथी बार जब तुमने क्वाड्रेट फेंका, चौथी बार क्वाड्रेट फेंका तो सी डी ए पाए गए। तो चौथी बार जब तुमने क्वाड्रेट फेंका तो सी पाए गए, डी पाए गए और ए पाए गए। ठीक है, फिर से बी नहीं पाया गया। पांचवी बार जब तुमने क्वाड्रेट फेंका तो बी सी ए पाए गए। तो पांचवी बार जब क्वाड्रेट फेंका तो बी पाए गए, सी पाए गए और ए पाए गए। बी पाए गए, सी पाए गए और ए पाए गए, डी नहीं पाए गए। तो अब बच्चों देखो कैसे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे। तो टोटल क्वाड्रेट कितने, टोटल क्वाड्रेट तुमने कितने बार फेंका है, तो 5 बार फेंका है। 1 2 3 4 5, इसमें भी सारे में 5 बार फेंका है। 5 बार के लिए तुम ले रहे हो। इसमें 5 बार तुमने क्वाड्रेट फेंका, पांचों बार देखो ए स्पीस पाई जा रही है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी निकालोगी तुम वो 5/5 गुणे 100 फ्रीक्वेंसी प्रतिशत निकाल लो, जो आएगा वो यहाँ लिख दोगे। ठीक इसी तरह बी का देखो, तो बी में बी कितने बार पाए गए हैं, 1 2, 2 बार पाए गए हैं। तो क्या लिखोगे 2/5 गुणे 100। ये कितने बार पाए गए सी, तो देखो 1 2 3 4, तो ये भी लिखोगे 4/5 गुणे 100। ये कितने बार पाए गए डी, तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी लिखोगे 4/5 गुणे 100। यानी अगर हम बोले कि यहाँ पर इस फील्ड में, ये जो फील्ड में हम स्टडी कर रहे थे, इस फील्ड में इन चारों में से किस प्लांट स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। देखो तुम यहाँ से देख के कैलकुलेट कर सकते हो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। तो जिसका 100% फ्रीक्वेंसी आया उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी ए स्पीसीज की। ए स्पीसीज की इस फील्ड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी। ये हो गया आप लोग का फ्रीक्वेंसी वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक इसी तरह बच्चों हम डेंसिटी की बात करें
डेंसिटी की, कि प्लांट के डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे? प्लांट में की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको देखना है कि एक बार जब आप क्वाड्रेट फेंके तो उसमें ए स्पीसीज कितनी पाई गई, ठीक है, पाई गई या नहीं पाई गई नहीं देखना है आपको, ए के प्लांट स्पीसीज कितने थे, ये होता है घनत्व। तो कैसे हम करेंगे? तो मान लो हम ये फील्ड में, तुम फिर आ गए यहाँ इस फील्ड में, अब इस बार आए हो तुम डेंसिटी की स्टडी करने, इस बार तुम फ्रीक्वेंसी की स्टडी करने नहीं आए हो, किसकी स्टडी करने आए हो इस बार तुम? डेंसिटी की। इस बार तुम्हें डेंसिटी की स्टडी करनी है, तुमने मान लो इस फील्ड में फिर से 5 बार क्वाड्रेट फेंका, फिर से 5 बार क्वाड्रेट फेंका, 1 2 3 4 5, फिर से 5 बार तुमने बच्चों क्वाड्रेट फेंक दिया इस फील्ड में, ठीक है। इस फील्ड में अगर तुम 5 बार क्वाड्रेट फेंके तो देखोगे, फिर से मान लो तुम ए बी सी डी के लिए डेंसिटी देख रहे हो, ए यहाँ पे पाई गई 3, बी पाएगा 2, सी पाया गया 0, डी पाया गया 2। फिर यहाँ पे देखें ए पाए गए 4, बी पाए गए 2, सी पाया गया 1, डी पाया गया 0। यहाँ ए 5 पाया गया, डी 5 पाया गया, सी 0 पाया गया, बी 5 पाया गया। यहाँ पर सी 1 पाया गया, डी 0 पाया गया, ए 3 बार पाया गया, 3 ठो पाया गया, ऐसे काउंट कर लोगे, और डी पाया गया 2 ठो। यहाँ 5वें क्वाड्रेंट में देखें तो ए 3 पाया गया, बी 2 पाया गया, सी 1 पाया गया, डी भी 1 पाया गया, ठीक है। कैसे पाया गया? जैसे मान लो हम एक क्वाड्रेंट यहाँ फेंके हैं, तो यहाँ पे मान लो ये वाला प्लांट है, तो ये 1 है, इधर इधर 2 है, इधर 3 है, ठीक है। तो ये हम मान लो इसके लिए, तो इधर 4 है, तो ये हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ए कितने हैं? 4 है, ठीक है, ऐसे हम काउंट करेंगे। तो इसके लिए अगर तुम्हें अवलोकन सारणी तुम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? पहले सबसे क्रम संख्या लिखोगे, फिर लिखोगे पादप प्रजाति, फिर यहाँ लिखोगे अध्ययन किए गए चतुर्थों की संख्या जिसमें पादप प्रजाति पाई गई, ठीक है। फिर लिखोगे बच्चों टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट, अध्ययन किए गए क्वाड्रेट, फिर लिखोगे कैलकुलेट करोगे, फिर डेंसिटी, डेंसिटी कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे डेंसिटी कैलकुलेट? तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पादप प्रजाति हम कितने लिए हैं? तो 4, ए बी सी डी। कितने बार क्वाड्रेट फेंके हैं हम? 1 2 3 4 5, 5 बार फेंके हैं। ठीक है, तो 5 बार हम क्वाड्रेट फेंके हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिख देंगे हम 5 बार क्वाड्रेट फेंके हैं। अब देखो पहली बार जब हम क्वाड्रेट फेंके हैं, पहली बार जब हम क्वाड्रेट फेंके हैं तो ए 3 था, बी 2 था, डी 2 था, सी 0 था। तो ए 3 था, बी 2 था, सी 2 था, डी 0 था। दूसरे बार जब हम क्वाड्रेट फेंके, दूसरे बार जब हम क्वाड्रेट फेंके, ए 4 था, बी 2 था, सी 1 था, डी 0 था। दो दूसरे बार जब हम फेंके तो ए 4 था, बी 2 था, सी 1 था, डी 0 था। तीसरे बार जब हम क्वाड्रेट फेंके, तीसरे बार जब हम क्वाड्रेट फेंके तो ए 5 था, डी 5, बी 5 था, डी 5 था, सी 0 था। सब 5 5 थे, सिर्फ सी 0 था, ठीक है। तो डालेंगे लिखेंगे हम
सब 5 थे, सिर्फ सी 0 था। चौथे बार जब हम क्वाड्रेट फेंके, चौथे बार जब हम क्वाड्रेट फेंके तो ए बी था, ए 3 था, 3 है लिखा, ए 3 था, डी 2 था। इसको सही कर दो, ठीक है, फिर से हम लिख देते हैं इसको। जब हम चौथे बार क्वाड्रेट फेंके तो ए 4 था, डी 3 था, सी 0 था मान लो, बी 1 था। तो 4 1 0 3 तो लिख देते हैं 4 1 0 3। पांचवें बार बच्चों हम क्वाड्रेट फेंके तो पांचवें बार देखो 3 2 1 1। पांचवें बार था जो वो था 3 3 2 1 1। ये है डेंसिटी। कितने बार तुमने क्वाड्रेट फेंका टोटल? यहाँ पे नंबर ऑफ क्वाड्रेट लिखोगे तो 5 बार फेंका, तो सारे के लिए 5 बार लिखा। डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो डेंसिटी ये सारे को ऐड करोगे फिर इससे डिवाइड करोगे। कैसे? जैसे मान लो ए के लिए तुम्हें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ए के लिए तो कैसे करोगे कैलकुलेट? 4 4 8 9 10 11 12 13 14 और 14 और 5 19/5। ठीक इसी तरह 5 1 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 12/5 जो आएगा बच्चों वही इसकी डेंसिटी हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे। फिर इसको 2 1 3 1 4 4/5। यहाँ पे देखो 5 6 7 8 9 5 5 10 11 12 13 14 14 14/5। ठीक है, तो जिसका सबसे ज्यादा है 19/5 उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा आएगी कैलकुलेट करने पे। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी हमें ए की ही डेंसिटी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। ये दोनों बच्चों हुआ आपका क्वाड्रेट विधि के द्वारा कैसे हम डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका पूरा प्रैक्टिकल है, मेजर प्रैक्टिकल, जिसमें अनियन रूट टिप है। क्वाड्रेट विधि द्वारा, क्वाड्रेट मेथड के द्वारा आप कैसे किसी भी प्लांट के डेंसिटी को, फ्रीक्वेंसी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वाइवा के लिए बच्चों आपको अपना चार्ट पेपर से रिलेटेड पूरा वाइवा तैयार करना है, आपको अपने फाइल से रिलेटेड चीजें तैयार करनी है। और मेजर आपको जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में या जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपको चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको, आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल के लिए ऑल द बेस्ट। आप तैयारी करो, जो चीज नहीं समझ में आए हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू बच्चों।